को अप्लाई किया। अब जब ठीक है, अब जब परीक्षण आपने अप्लाई किया तो अप्लाई करने के बाद में पता चला कि जो परीक्षण आपने बनाया है वो परीक्षण सिंगिंग की क्वालिटी ना चेक करके उसकी मेमोरी को चेक कर रहा है, उसकी इंटेलिजेंस को चेक कर रहा है, उसकी इमेजिनेशन पावर को चेक कर रहा है। तो ऐसे में क्या गड़बड़ी हो जाएगी कि आप चेक करना कुछ और चाहते थे, वो परीक्षण कुछ और बता रहा है। ऐसा होता है, बहुत सारे परीक्षण होते हैं, गड़बड़ होते हैं। तो ऐसे में वो परीक्षण जो है वैलिड नहीं कहलाएगा। वैलिड वो होता है कि जिसके लिए निर्माण किया गया है। अगर किसी की मेमोरी टेस्ट करना चाहते हैं, आपने परीक्षण बनाया तो मेमोरी ही टेस्ट करे, वो बाकी इमेजिनेशन, इंटेलिजेंस, बाकी सारी चीजों को ना टेस्ट करे। ठीक है, तभी वैलिड माना जाएगा। नहीं तो आपने बनाया कुछ और परीक्षण से कुछ और चीजें पता चलती। पता लगे क्लास में पढ़ाया गया कुछ और शिक्षक ने अगर कुछ और प्रश्न पूछ लिया, तो जो वास्तव में प्रश्न के माध्यम से विद्यार्थी की कुशलता को जानना चाहिए था वो नहीं चेक हुआ। कभी कभी आपने भी देखा होगा, आपके प्रश्न अजीब तरह के आ गए क्वेश्चन पेपर, तो आपको लगा कि भाई ये तो जो पढ़ाया गया वो तो आया ही नहीं। तो परीक्षण क्या है, कुछ और मेजर करना चाहता है। वो आपकी स्किल को मेजर करना चाहता है, वो आपकी इंटेलिजेंस को मेजर करना चाहता है, वो आपकी नॉलेज को मेजर करना चाहता है। तो जिस चीज को मेजर करना चाहता है अगर वही निर्माण करता है तो उसे वैलिडिटी कहते हैं। दूसरा अगर रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का मतलब परीक्षण के परिणाम पुनर्परीक्षण के बाद समान परिस्थितियों में एक समान बने। यानी कोई परीक्षण अप्लाई किया जाए एक बार और कुछ दिन बाद पुनः फिर से अप्लाई किया जाए, अगर दोनों के रिजल्ट एक जैसे आते हैं तो परीक्षण रिलायबल माना जाता है। और ये कहा जाता है कि कोई परीक्षण तभी अच्छा माना जाता है जब वो रिलायबल भी हो, वैलिड भी और रिलायबल भी हो। रिलायबल कैसे, जैसे आप गए, आपने कोई सामान मार्केट से सामान खरीदा, ठीक है, आपने मार्केट से सामान खरीदा, मान के चलिए कि गए और आपने कुछ कोई भी सामान ले लिया। सामान लेने के बाद में आपने वेट की मशीन ले ली, आपने कहा कि वेट की मशीन ले लेते, वेट की मशीन ले आए और वहां से जब वेट की मशीन लेके आए तो कुछ और बता रही थी। अब सही करेक्ट बता रही थी, यहाँ आए तो वेट कुछ और बता रही है। तो क्या दोनों में डिफरेंस वैल्यू आ रहे हैं? आप बार बार चेक करें तो बार बार अलग अलग वैल्यू आ रही है। तो इससे क्या होगा कि मशीन, इसका मतलब कहने के मशीन वेट तो बता रही है लेकिन गड़बड़ बता रही है। जितनी बार चेक कर रहे हो उतनी बार अलग अलग तरीके के रिजल्ट दे रही है। या तो इससे क्या है, गड़बड़ है, इसका मतलब वो मशीन रिलायबल नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो रिलायबल नहीं हो पाती। ठीक है, तो हमें ये जानना जरूरी होता है कि हमारा जो परीक्षण हो रिलायबल, रिलायबल मतलब कि कोई परीक्षण आप किसी पे अप्लाई किया, किसी विद्यार्थी पे अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद में उससे पता चला कि ये विद्यार्थी के 100 में से 80 नंबर आए। दूसरी बार आपने अप्लाई किया, वही परीक्षण को पता लगा विद्यार्थी के 100 में से 20 नंबर आए। फिर आपने अप्लाई किया तो पता लगा 100 में से आपके 30 नंबर आए। तो इसका मतलब परीक्षण सही तरीके से उस विद्यार्थी की चीजों को माप नहीं पा रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ बीच में गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, तो परीक्षण ऐसा होना चाहिए रिलायबल हो, यानी चाहे आप जितनी बार अप्लाई करें। जैसे आप देखते नहीं है, आप जाइए सामान लेकर आइए किसी दुकान से, तो आप 1 kg लेकर के आइए और आप घर पे चेक चेक कीजिए तब भी 1 kg रहेगा, और या कहीं और भी लेकर जाइए तब भी 1 kg रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, वो उसने जो तौल के दिया है वो रिलायबल चीज है, उसका जो कांटा था वो रिलायबल था, क्योंकि आप जहां जहां मेजर करो एक ही जैसा रिजल्ट आ रहा है। अगर अलग अलग मेजर करके अलग अलग रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब वो चीज रिलायबल नहीं, यानी विश्वास पात्र कहते हैं। इसीलिए कभी कभी आता है इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन, क्या आता है, रिसर्च में भी इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट। कंसिस्टेंसी को संगतता, संगतता मतलब समान, एक समानता, जो रिजल्ट है उसमें समानता बनी रहे। समानता, उस रिजल्ट में कोई भी समय के साथ कोई बड़ा बदलाव ना आए कि जो पहले कुछ और था अब कुछ और। ठीक, दूसरी चीज, तीसरी चीज है ऑब्जेक्टिविटी। कोई भी परीक्षण जो होना चाहिए उसकी विशेषता में शामिल होगी ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठता मतलब है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत व्यवहार या बाहरी व्यवहार से या बाहरी वातावरण से परीक्षण प्रभावित ना हो। ठीक है, तो उसे वस्तुनिष्ठ कहते हैं। जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है, योगी जी हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षण है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कोई छोटा बच्चा आंसर दे रहा है, कोई बड़ा दे रहा है, कोई पढ़ा लिखा दे रहा है, कोई प्रोफेसर है, कोई स्टूडेंट है, आंसर एक ही होगा। तो ये वस्तुनिष्ठ कहलाता है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि आपको खाने में क्या पसंद है, तो मेरा आंसर कुछ और रहेगा, तुम्हारा कुछ और रहेगा, और जितने लोगों से पूछोगे उतने का आंसर अलग अलग रहेगा। तो अब ऐसे में क्या है,
सबके रिजल्ट अलग अलग आएंगे तो चीजें बदल सकती है, और यहाँ तक व्यक्ति की भी चीजें बदल सकती है। ठंडी में कुछ और पसंद करता है, गर्मी में कुछ और पसंद करता है, बरसात में कुछ और पसंद करता है, तो चीजें वो खुद बदलता रहता है। ठीक है, तो उसकी सोच बदलती रहेगी, उसकी चीजें बदलती रहेंगी। अगर आपसे कह दिया जाए कि भारत के बारे में, या जो अभी ओलंपिक खेल चल रहा है, ओलंपिक के बारे में आप अपनी बात रखिए, आप एक पैराग्राफ लिखिए, तो अगर आपसे कहा जाए पैराग्राफ आज लिखिए, तो आज जो पैराग्राफ लिखेंगे 10 दिन बाद फिर से कहा जाए फिर एक पैराग्राफ लिखिए, तो 10 दिन बाद जब आप फिर से पैराग्राफ लिखेंगे तो उसमें कुछ नई चीज आ जाएगी, उसमें कुछ बदलाव होगा, वो पुरानी जैसा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि 10 दिन के अंदर आपके चीजों में परिवर्तन आया, आपकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भी पता नहीं सारी कितनी सारी चीजों में परिवर्तन आया, तो उसमें प्रश्न बदल सकता है, उत्तर बदल सकता है। तो हमेशा क्या है, एक अच्छा प्रश्न वो माना जाता है जो वस्तुनिष्ठ होती है, यानी जिसके उत्तर जो है प्रभावित ना होते हो, जिसके मूल्यांकन की प्रणाली पहले से फिक्स हो। ठीक है, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल आपने देखा होगा, आप आंसर दीजिए, आप लिख करके आइए, और चाहे मैं कॉपी चेक करूं, चाहे कोई चेक करे, चाहे आपका रिश्तेदार चेक करे, चाहे दोस्त चेक करे, आंसर जो है वही आएगा, उसमें बदलाव नहीं होगा। वही रिटन वाले एग्जाम होते हैं, हमने देखा होगा ऐसे टाइप क्वेश्चन, तो उसी में से कोई 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, किसी को 5 नंबर दे देता है शिक्षक, और उसी में से किसी को 8 नंबर दे देता है। अब पूछा जाए भाई क्यों दिया, तो कहता नहीं ये इसने देखने में अच्छा लगा। कोई कोई 4 पेज लिख करके आता है तो 2 नंबर लिखते हैं, और कोई 2 पेज लिखता है तो 4 नंबर मिल जाते हैं, तो भाई ऐसा क्यों? ये बड़ा प्रश्न उठता है, तो उससे गड़बड़िया हो जाती है, क्योंकि वो सब्जेक्टिव होते हैं, उसमें व्यक्तिगत फीलिंग जुड़ जाती है। अपना रिश्तेदार है ज्यादा नंबर दे दिया, कोई दूसरा विद्यार्थी है कम नंबर दे दिया, इसलिए दिक्कतें होती थी, इसलिए ऑब्जेक्टिविटी। तीसरा चौथा है स्टैंडर्डाइजेशन, मानकीकृत। मानकीकृत मतलब जिसके मानक विकसित कर, मानक मतलब जिसके स्टैंडर्ड विकसित कर लेंगे हो। जैसे आपने देखा होगा, हाइट मेजर करने के लिए, वेट मेजर करने के लिए, टाइम मेजर करने के लिए, टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्या है, पहले से सब बना हुआ है। आप कहोगे पानी कितने डिग्री पे बॉयल होता है, 100 डिग्री पे बॉयल होता है, तो पहले से सारी चीजें फिक्स हैं। आपको कुछ कहने कितने डिग्री पे फ्रीज हो जाएगा, जब माइनस में चला जाएगा फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, वेट कितना हो, वेट क्या है आपको मालूम है, टाइम की इतने सेकंड होता है, 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, तो यहाँ सारी चीजें देखिए मानक पहले से फिक्स है। तो परीक्षण ऐसे होने चाहिए जिसके मानक फिक्स। मानक फिक्स का मतलब क्या है, यहाँ एक है जैसे छोटा बच्चा है, अब कोई परीक्षण अप्लाई किया जाए 10 साल के बच्चे को, वही परीक्षण अगर 20 साल के बच्चे को अप्लाई किया जाएगा तो दोनों के रिजल्ट में अंतर आ जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। एक बच्चा यूजी के बाद में नेट का एग्जाम दे, पीजी के बाद में नेट का एग्जाम है, दोनों में अंतर आ जाएगा। एक बच्चा जो है वो पीएचडी कर रहा हो, वो असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दे पीएचडी करने के बाद, और एक बच्चा केवल ऐसे सामान्य पीजी करने के बाद चला जाए, दोनों में अंतर आ जाएगा। तो इसलिए परीक्षण निर्माण करते समय ये बातें ध्यान रखनी चाहिए कि हम जो मापन करने जा रहे हैं, उस मापन में आयु के अनुसार, वर्ग के अनुसार इत्यादि चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। परीक्षण जो है वो हमेशा ध्यान में रखना कि किसके लिए बनाया जा रहा हो। ठीक, तो 4 इसकी विशेषताएं, और भी कई सारी विशेषताएं हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन जो आते हैं, वो क्वेश्चन आते हैं कि ऐसे कौन कौन से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, टीचिंग लर्निंग के अंदर ऐसे फैक्टर हैं जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जॉन एडम्स ने कहा था, शिक्षण जो है, शिक्षा जो है द्विध्रुवी प्रक्रिया, यानी शिक्षण जो है 2 डायमेंशन प्रोसेस है, टीचर और लर्नर। तो टीचर लर्नर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। फिर कहा गया, जॉन डी भी आए कि नहीं भाई, ये एक 3 डायमेंशन प्रोसेस है। क्यों? इसके अंदर कंटेंट होना जरूरी है, कैरिकुलम होना जरूरी है, क्योंकि बिना पाठचर्या के शिक्षक क्या पढ़ाएगा और विद्यार्थी क्या पढ़ेगा। और उसके बाद जो 4th नंबर और आगे जैसे जो फिर आया, इन्वायरमेंट बहुत जरूरी है। बिना पर्यावरण, क्योंकि पर्यावरण विद्यार्थी को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। अच्छे पर्यावरण में बैठ के पढ़ता है तो अच्छी लर्निंग होगी, और वहीं पर किसी ऐसी जगह पढ़ता है जहाँ पर जो है निगम का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, तो उसकी लर्निंग डाउन हो जाती है। फिर और आ गया है कि भाई ये सारी चीजें तो है ही है, लेकिन प्रोसेस कैसे, कंटेंट को कैसे डिलीवर किया जाता है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसी हैं, और भी कई सारी चीजें हैं जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। तो मैंने क्वेश्चन वहां से पिकअप किए थे सारे के सारे, और यहाँ पर उनके कंटेंट जो रिलेवेंसी है उसके अनुसार सेट कर दिए थे। ठीक है, तो सबसे पहला लर्नर रिलेटेड, अधिगमकर्ता से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो आपको ध्यान रखना। देखिए अधिगमकर्ता क्यों, लर्नर, लर्नर कौन सी, भाई मेन फोकस कौन है, पैडागोजी, शिक्षण शास्त्र है, चाइल्ड कैसी होनी चाहिए, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, लर्नर सेंटर, बाल केंद्र शिक्षा प्रणाली। तो बाल केंद्र शिक्षा प्रणाली में बालक का विशेष ध्यान है, तो इसलिए शिक्षण से संबंधित जो प्रश्न आते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्या प्रभावित करती है, उसमें शिक्षण, शिक्षक और विद्यार्थी से जुड़े हुए ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहला, प्रियोर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सबसे ज्यादा
प्रभावित जो चीज करती है वो है अधिगमकर्ता का पूर्व ज्ञान, पूर्व अनुभव। पूर्व अनुभव, पूर्व ज्ञान बहुत प्रभावित करता है। वही जिस विद्यार्थी ने संस्कृत सीख रखी है उसको आप योग पढ़ाएंगे तो उसे योग सीखना आसान होगा। जिस विद्यार्थी के माता पिता घर में पहले से शिक्षक हैं और वो उसके घर में योग सीखा जाता है, सिखाया जाता है, वो कहीं एडमिशन लेता है तो उससे आसान। आप हिंदी भाषी क्षेत्र में हैं, आपको हिंदी में कुछ सिखाया जाएगा तो आप आसानी से सीखेंगे। आपको इंग्लिश में सिखाया जाएगा, आपको सीखने में बड़ी दिक्कतें आएंगी। तो आपका पूर्व ज्ञान बहुत, देखिए महिलाएं होती हैं, बच्चियां होती हैं, उनको अगर किसी खाने बनाने के काम में दे दिया जाए तो उन्हें आसानी हो जाती है थोड़ी सी। क्यों? क्योंकि वो माँ को देख रही हैं। ठीक है, आप भी, लड़के भी होते हैं वो भी देख रहे होते हैं, लेकिन चूंकि वो इन्वॉल्व नहीं होते तो उनको अच्छे से नहीं कर पाते। तो आप जिस काम में पहले से इन्वॉल्व होते हैं, अगर वही आपको आगे करने के लिए दे दिया जाता है तो आप बहुत अच्छे से कार्य कर पाते हैं। कोई योग जिम बढ़िया से करता था, उसको योग प्रैक्टिकल में शामिल हो गया तो थोड़ा सा उससे आसानी होगी। लेकिन किसने कभी योग या जिम कभी उसने व्यायाम किया ही नहीं, एकदम से करना पड़ जाए तो उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत होगी, उसे सीखने में दिक्कत होगी। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। कहा भी जाता है कि कोई भी चीज हो अगर आप पहले से जानते हैं, पहले से आपने अध्ययन कर रखा तो आपको सीखना आसान है। फिर एप्टीट्यूड ऑफ द लर्नर। लर्नर का एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड क्या है? अभियोग्यता। आपको पहले बताया था पाठ शुरू करने में टीचिंग एप्टीट्यूड के दौरान कि एप्टीट्यूड क्या? कैपेसिटी, एबिलिटी टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, किसी विशेष कार्य को करने की जो योग्यता होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एप्टीट्यूड। कि भाई इसके, ये सिंगिंग बहुत बढ़िया कर सकता है, सिंगिंग का एप्टीट्यूड है। ये जो है डांसिंग कर सकता है, डांसिंग का एप्टीट्यूड है। ये स्पोर्ट्स में इसमें स्विम बहुत बढ़िया, तैराक है, ये बहुत बढ़िया जो है दौड़ सकता है, एथलीट है। तो इस तरह के एप्टीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, तो एप्टीट्यूड क्या है? ये बहुत प्रभावित करता है। आपने देखा होगा किसी किसी की रीजनिंग बहुत बढ़िया होती है, स्टैट्स बहुत बढ़िया होती है, तो उसको स्टैट्स से जुड़े हुए क्वेश्चन, रीजनिंग से जुड़े हुए क्वेश्चन करना आसान होता है। किसी का बॉडी फिजिक बहुत अच्छी होती है तो उससे प्रैक्टिकल करना बहुत आसान होता है। किसी की भाषा पे बहुत बढ़िया पकड़ होती है तो वो कवि बन जाता है, वो लेखक बन जाता है। किसी में गला बढ़िया होता है तो सिंगर बन जाता है। किसी में बॉडी फिजिक इतनी अच्छी होती है तो डांसर बन जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं जो इसकी योग्यता होती है वो प्रभावित करती है। देखिए, आपने नाम सुना, रामानुजन जी का नाम सुना, उनकी मैथमेटिक्स अच्छी थी। सचिन का नाम सुना है आपने, क्रिकेट अच्छा खेलते, जरूरी नहीं वो सिंगर अच्छा बन जाए, नहीं। लता मंगेशकर सिंगर, सिंगिंग में अच्छा है, वो क्रिकेट के भगवान नहीं बन सकती, लेकिन वो सिंगिंग में अच्छी। तो हर किसी के अपने एक एप्टीट्यूड होता है, उस विषय में वो अच्छे से परफॉर्म कर पाता है। फिर लर्नर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जो अधिगम करता है उसके उसका किस स्टेज में है अधिगम? छोटा बच्चा इन्फेंसी स्टेज वो है या चाइल्डहुड में है, ये तो उसके लिए सीखना बड़ा कठिन है। वहीं एडोलसेंस में है तो उसके लिए अलग चीज है। अब आप भी बताइए, 10 साल का बच्चा है, 5 साल के बच्चे हैं, दोनों को एक ही चीज से सिखाया जाएगी तो सीख पाएगा? बड़ा मुश्किल होगा। 5 साल का बच्चा जिस और 10 साल के बच्चे को एक ही चीज सिखाओगे तो 10 साल का बच्चा आसानी से सीखेगा, वहीं 5 साल के उसी चीज को सीखने में कठिनाई महसूस करेगा। ठीक है, तो जो ग्रेजुएशन का बच्चे को सिखाएंगे वो पीजी को सिखाएंगे तो ग्रेजुएशन वाले को थोड़ा तकलीफ महसूस होगी। क्यों? क्योंकि अभी उसका मानसिक विकास इतना ज्यादा नहीं हुआ है, इसलिए दिक्कत हो सकती है। ठीक, फिजिकल की वजह से भी। अब कोई जो है बच्चा, कहा नहीं जाता 18 साल के पहले जो है ड्राइविंग लाइसेंस क्यों नहीं दिया जाता? क्यों? क्योंकि तब तक हमारा शरीर इतना मैच्योर नहीं हुआ होता है कि हम उस जो है व्हीकल को हैंडल कर पाए, हम सिचुएशन को उस तरह की हैंडल कर पाए, इसलिए नहीं दिया जाता। तो ये सारी चीजें होती है। फिर लर्नर मोटिवेशन, जो लर्नर सीखने आया उसका मोटिवेशन कितना। बहुत लोगों ने, देखिए आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, द माउंटेन मैन, मांझी नाम सुना होगा। इतना मोटिवेशन था कि पहाड़ तोड़ डाला। ठीक है, आपने एस्पिरेंट सीरीज आई होगी, इतना मोटिवेशन था कि आई थी, आपने देखा कि उसने आईएएस क्वालिफाई कर लिया। इतने सारे लोगों के एग्जाम्पल पूरे विश्व में मौजूद हैं जिनके अंदर चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे विवेकानंद जी हो, चाहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो, और चाहे जितने लोग हों। अभी आप देखिए मीराबाई चानू, देखिए कि कितनी परिस्थितियां विषम थी फिर भी उन्होंने भारत के लिए मेडल दिलाया। तो ये मोटिवेशन होता है। परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं लेकिन सबसे चीज मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन है तो परिस्थितियां बदलती। गुरुदेव ने भी कहा है कि सीखने के वाले के लिए पग पग पे शिक्षक हो, नहीं सीखने वाले के लिए लाइट नहीं है, व्यवस्था नहीं है, पेन नहीं है, किताब नहीं है, कॉपी नहीं है, और ढेर सारी चीजें पढ़। ये लर्नर मेच्योरिटी लेवल, जो भी ऊपर कि कितना मेच्योर है। देखिए आप पीजी हैं, क्यों कहा जाता है नेट का एग्जाम पीजी के बाद होगा? क्योंकि तब तक मेच्योरिटी आ जाती है, मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट हो चुका होता है। ठीक है, इसलिए। ये एकेडमिक परफॉर्मेंस लेवल, हमारा एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा रहा? तो कोई, मैंने कहा 10th में टॉप कर किया है, 12th में टॉप किया है, ग्रेजुएशन में टॉप किया है, पीजी में टॉप किया, वो नेट
जीआरएफ का एग्जाम देने जा रहा है, तो हम उससे ये एश्योरिटी हो जाती है कि भाई ये अभी तक इसने बहुत मेहनत की है, अभी तक इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आया है, तो निश्चित रूप से नेट का एग्जाम देने जा रहा है तो जीआरएफ जरूर क्वालिफाई करेगा। अगर जीआरएफ नहीं भी हो पाया गलती से तो इसको नेट से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि उसका परफॉर्मेंस बता रहा है पहले का, उसका हिस्ट्री बता रही है कि ऐसी चीजें, तो हमारा एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा। या दूसरा क्या होता है, हो सकता है उसने पहले बैकग्राउंड अच्छा ना रहा हो, अच्छी चीजें ना रहा हो, लेकिन उसने ड्यूरिंग स्टडी के दौरान उसने बहुत बढ़िया से पढ़ाई की, और जब जब उसके इंटरनल टेस्ट लिए गए तब तक उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आया, तो ये उम्मीद के साथ कहा जा सकता है कि जब फाइनल एग्जाम होगा तो रिजल्ट अच्छा। फिर मोटिवेशनल डिस्पोजिशन, जो ऊपर डिस्कस कर, कितना मोटिवेटेड है। एक मोटिवेशन होता है जो हमें देख करके आता है, कि हमने देखा हमारे पड़ोस में कोई जीआरएफ क्वालिफाई हो गया तो हम भी करेंगे, मेहनत किया, ये किया, तो ये होता है मोटिवेशन। ठीक, आउटर मोटिवेशन, हमें देख के आया। एक मोटिवेशन होता है जो हमारे दिल में बैठ जाता है, जैसे दशरथ मांझी का पहाड़ एक दिन में नहीं कटा, पहाड़ कटने में बहुत सारे वर्ष लग गए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी कहानियां हमारे विश्व में, भारत में सब पड़ी हुई है, जिसमें कार्य को करने के लिए लंबा समय लगा, और उस लंबे समय में भी उनका मोटिवेशन जो है वो टस से मस नहीं हुआ, वो अपने बिल्कुल लगे रहे, तो उसको बोलते हैं मोटिवेशन डिस्पोजिशन। ये है फिजिकल एंड मेंटल है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, आप सभी जानते हैं। अगर कोई बीमारी रहता है तो वो पढ़ाई क्या करेगा, बड़ा मुश्किल हो जाता है एक बीमार व्यक्ति के लिए पढ़ना, क्योंकि उसका शरीर सपोर्ट नहीं करता। आप भी अगर फीवर हो जाए, सर दर्द हो जाए, बॉडी पेन हो जाए या कुछ हो जाए, तो बड़ा मुश्किल होता है कि आप कंसंट्रेट कर पाए। ठीक है, जैसे हार्डवेयर सही नहीं है तो सॉफ्टवेयर कैसे चलेगा। दूसरा क्या, मेंटल, मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य भारत में देखिए इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता है, क्योंकि भारत में बहुत सारी चीजों की कमी है, लेकिन अन्य जगह पर मेंटल हेल्थ को लेकर के बड़ी सजगता है। अभी देखिए ओलंपिक में भी इस चीज को हाईलाइट किया गया है मेंटल हेल्थ को लेकर के, कि ब्रिटिश हो चाहे वो अमेरिका हो, ये लोग अपने यहाँ मेंटल, खिलाड़ियों के मेंटल हेल्थ पे काफी ध्यान देते हैं, कि हमारा खिलाड़ी मेंटली मजबूत होगा तो खेल पाएगा। जरूरी नहीं होता शरीर से मजबूत हो तभी आप मजबूत, आप मन से मजबूत, मन से नहीं मजबूत है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मन से मजबूत, गांधी जी शरीर से मजबूत नहीं थे, मन से मजबूत थे, तो मन से मजबूती चाहिए, मेंटली आप प्रिपेयर हैं, मेंटली हेल्दी रहें, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जो मेंटली हेल्दी होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, वो उनका जो सक्सेस रेट होता है वो अन्य की अपेक्षा हाई। फिर बेसिक बेसिक पोटेंशियल ऑफ लर्नर, लर्नर की बेसिक पोटेंशियल। बेसिक पोटेंशियल क्या होती है, कुछ हमारे में क्षमताएं होती है, सामान्य क्षमताएं। सामान्य क्षमताएं जैसे, सामान्य मतलब हम किसी को चीज को पढ़ते हैं तो याद कर लेते हैं, क्लास में सारे बच्चे होते हैं, खाते पीते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, काम करते हैं, ये सब सामान्य क्षमताएं होती है, सभी करते हैं, हम भी करते हैं उसके लिए। ठीक है, तो ये सामान्य क्षमताएं हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें सामान्य क्षमताएं भी नहीं होती, आपने देखा क्लास में सबको पढ़ाया जा रहा है, उसमें से कुछ ऐसे होते हैं, अरे सर एक बार में समझ ही नहीं आता, हमको 2-3 बार में समझ नहीं आता। इसका मतलब उनमें जो जनरल एबिलिटी है, रीजनिंग की, थिंकिंग की, इमेजिनेशन की, वो अन्य की अपेक्षा थोड़ी कम है, इसलिए प्रॉब्लम होती है। तो हमारी में सामान्य क्षमताएं, जो बेसिक पोटेंशियल है लर्नर की, वो भी लर्निंग को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। फिर है द लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड अचीवमेंट मोटिवेशन, जो ऊपर बताया गया कि हमारा कितना एस्पिरेंट है, हम कितना सीखने के लिए उत्साहित हैं, जितना ज्यादा उत्साहित होंगे। देखिए सीखने के लिए जरूरी होता है कि आपका अपना अपना टारगेट, कहते नहीं है कि हायर एजुकेशन हो या कोई चीज, हम कितना बाहर का कोई कितना सिखा सकता है। मैं आपको अपनी सिचुएशन के अनुसार पढ़ाता हूँ, मैं फ्री नहीं हूँ तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं फ्री हूँ तो पढ़ा रहा हूँ, मेरे को कहीं काम पड़ गया था मैं चला गया, तो मैं अपनी चीज को ध्यान में रख करके पढ़ा रहा हूँ, आपकी चीज भी ध्यान में रख करके है, लेकिन उसमें मेरी भी चीज शामिल है, दोनों की चीज जुड़ी हुई है 50-50%। लेकिन जहां पर आपकी बात आई कि वहां आपका 100% आपकी ही चीज शामिल है, तो जहां खुद का 100% होता है वहां सफलता बिल्कुल जुड़ी रहती है, भले देर हो लेकिन चीजें मिलती जरूर है। फिर रेडीनेस एंड विल पावर, हम कितना तैयार हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारे में मोटिवेशन होता है लेकिन रेडीनेस नहीं होती, हम तैयार नहीं होते चीजों को फेस करने के लिए, तो बड़ी स्ट्रगल की। हमें अपने खुद को रेडी रखना चाहिए, किसने, फेस करने के लिए जो सिचुएशन आ रही। हम जीतेंगे या हारेंगे वो बात अलग है, लेकिन अगर रेडी नहीं है तो बड़ा मुश्किल है। फिर है विल पावर, इच्छा शक्ति। तो देखिए विल पावर, मोटिवेशन, एस्पिरेशन, मेंटल हेल्थ, रेडीनेस, बेसिक पोटेंशियल, मैच्योरिटी, एकेडमिक परफॉर्मेंस, हमारा लर्नर का स्टेज, एप्टीट्यूड, ये ऐसी कुछ चीजें हैं जो लर्नर को बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं, या लर्नर इनसे प्रभावित होता है। ठीक है, ये दोनों प्रभावित भी करती है, प्रभावित होता है। ठीक है, लर्नर मतलब सीखने वाला विद्यार्थी। अब कुछ शिक्षक से रिलेटेड है जो आती हैं। सबसे पहला है शिक्षक से रिलेटेड, टीचर इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, अध्यापक का, जो अध्यापक की चीजें प्रभावित करते हैं विद्यार्थी को, वो क्या है, टीचर्स का
इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। इंटरनल लोकस, लोकस का मतलब होता है यहाँ एक तरह से कहा जाए खुद के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी सफलता के बारे में आप क्या सोचते हैं। लोकस ऑफ कंट्रोल मतलब व्हाट यू थिंक अबाउट योर सक्सेस एंड फेलियर, आप अपनी सफलता और असफलता के बारे में क्या सोचते हैं, ये आपका लोकस ऑफ कंट्रोल कहलाता है। ठीक है, लोकस ऑफ कर्व होता है कि देखिए आप जब सब सक्सेस होते हैं तब आप क्या सोचते हैं, जब आप फेलियर होते हैं तब क्या सोचते हैं। तो यहाँ दो तरह की चीजें होती हैं। देखिए एक आउटर लोकस ऑफ कंट्रोल होता है, एक इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। हाँ ठीक है, मैं बिल्कुल लगा हुआ था रिदम से। तो लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है कि हम अपनी सफलता को, अपनी सफलता और असफलता को किस प्रकार से देखते हैं, किस प्रकार से परसीव कर सकते हैं, किस प्रकार से कंसीडर करते हैं, ये लोकस ऑफ कंट्रोल कहलाता है। तो इसमें एक होता है इंटरनल, एक होता है आउटर। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल कि मतलब हम अपने असफलता और सफलता असफलता के लिए हम खुद को कितना जिम्मेदार समझते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या होता है आउटर लोकस ऑफ कंट्रोल कि हम सफलता और असफलता के लिए बाहरी चीजों को कितना जिम्मेदार ठहराते हैं। ठीक है, तो दो चीजें हो गई, एक इंटरनल हो गया और एक आउटर हो गया। ये विद्यार्थी के संदर्भ में भी पूछी जा सकती है, यहाँ टीचर के संदर्भ में पूछी गई है और विद्यार्थी के संदर्भ में पूछी जा सकती है, इसलिए मैं इसको पहले लोकस ऑफ कंट्रोल समझा रहा हूँ। मैंने टीचर का नाम नहीं लिया अभी, इसलिए कि लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है, मतलब थिंकिंग या परसीविंग योर सक्सेस एंड फेलियर, कि हम अपने सक्सेस और फेलियर को किस प्रकार से सोचते हैं। जैसे एग्जाम्पल, कोई विद्यार्थी है, उसका जेआरएफ क्वालिफाई हो गया। ठीक है, उसका जेआरएफ क्वालिफाई हो गया। तो यहां देखिए दो चीजें, पहली चीज है कि इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, मैंने बहुत मेहनत की। कोई पूछता है, अरे पूछिए मत, दिन रात मेहनत करता था, पता नहीं कितनी किताबें पढ़ डाली, पता नहीं कितने लोगों से मैंने पूछा और बहुत मेहनत की, तब जाकर के मेरा जो है एग्जाम क्वालिफाई हो गया। ठीक है, मैंने बहुत, तो ये क्या है, आप अपनी सक्सेस के लिए किसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं, खुद को, कि आपने मेहनत की, आपको आपने अपनी जो स्टडी थी, आपकी जो स्ट्रेटजी थी, आपकी जो स्टडी प्लानिंग थी, उसको आपने फोकस करके बताया कि ये चीजें अपनाएंगे तो हो जाएगा। दूसरा क्या है आउटर लोकस ऑफ कंट्रोल, कि भाई हमने तो पढ़ाई की, बाकी तो भगवान कृपा, और जो है माता वैष्णो देवी के दरबार में गए थे, वहां मत्था टेका था और माता जी से कहा था कि अब की बात जेआरएफ निकलवा देना, तो दोबारा पैदल आएंगे तुम्हारे यहाँ। तो माता जी ने हमारी सुन ली और हम पैदल आ गए। ठीक है, या हमारे माता पिता जो है हमारे माता पिता ने हमारे लिए बहुत प्रार्थना की तो हो गया, या हमारे शिक्षक ने ऐसा पढ़ाया हमें कि बहुत बढ़िया समझ में आया, और हम पूरा पूरा मानते हैं कि उन शिक्षक से पढ़ोगे तो आप जेआरएफ क्वालिफाई करोगे। तो यहाँ दो चीजें, एक खुद को रिस्पॉन्सिबल ठहराना और एक बाहरी परिस्थितियों को रिस्पॉन्सिबल ठहराना। तो दो चीजें होती हैं, एक तो ये क्या है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल कि आप अपनी चीजों के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं, और या आप अपनी चीजों के लिए दूसरे को जिम्मेदार मानते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर फेलियर हो गया कोई विद्यार्थी तो क्या कहता है, दो चीजें, पहली चीज है अरे मैंने मेहनत की होती तो मैं सफल हो जाता, मैं बुक लेने गया था, वो वाली बुक लेती तो उसमें बहुत बढ़िया था मैटर, मैं पढ़ता तो हो जाता, मैंने प्लानिंग नहीं की नहीं तो मैं हो जाता। तो यहाँ क्या है कि अपनी फेलियर के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल बता रहा है, अपनी फेलियर के लिए वो सोच रहा है कि मेरे से क्या क्या गलतियां हुई, मेरे से ऐसी कौन सी कमी रह गई जिसकी वजह से मैं फेलियर साबित हो गया। तो ये इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। आउटर लोकस ऑफ कंट्रोल कि अरे कोविड का टाइम चल रहा था, घर पे इंटरनेट नहीं था, किताबें नहीं थी, ऑनलाइन पढ़ाई कैसे होती है तुम ही लोग जानते हो। ठीक है, फिर बीच में एग्जाम आ गया, एग्जाम का पैटर्न भी भगवान जाने कैसा आया, और फिर मतलब कुल मिलाकर के बाहरी चीजों को, अपनी फेलियर का जो ताज है वो बाहरी टीचर को, सिचुएशन को, माता पिता को, मोबाइल को और अन्य जो भी चीजें होती हैं उन चीज को ठहराना। तो ये क्या आउटर लोकस ऑफ कंट्रोल, ये दो चीजें प्रभावित करती। तो विद्यार्थी के संदर्भ में आपको बताती, अब टीचर के संदर्भ कि टीचर क्या सोचता, टीचर का इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। एक टीचर होता नहीं कि मुझे विद्यार्थी को मेहनत से करके पढ़ाना ताकि मेरे विद्यार्थी सक्सेस हो जाएं, अगर कोई विद्यार्थी फेल हो गया तो मैं फेलियर कहलाऊंगा, मैं कैसे मेहनत करूं कि विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा सीखे। तो वो विद्यार्थी की सफलता असफलता के लिए खुद को जिम्मेदार मानता, वो उसको लगता है कि अगर विद्यार्थी सफल हुआ तो मैंने खूब मेहनत की, मैं खूब मेहनत कर रहा हूँ इसलिए विद्यार्थी सफल हो। कोई विद्यार्थी फेल हो गया, हो सकता है मेरे से गलती हो गई है इसलिए विद्यार्थी के साथ ऐसा हो गया, अगर मैं मेहनत करता तो निश्चित रूप से क्या है विद्यार्थी सफल हो जाता। तो ये शिक्षक का इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। दूसरा आउटर भी हो सकता है। आउटर क्या है, अरे खूब कस के पढ़ाता था, ये सब आते ही नहीं थे, ऑनलाइन भी पढ़ाया, कभी जुड़ते थे कभी छोड़ देते थे, कभी जुड़ते थे कभी छोड़ देते थे, पढ़ा दिया कभी माइक ऑन कर देते थे तो बैठे हुए हैं, कभी माइक ऑन करके वीडियो लगा दिया और आराम से खाना खा रहे हैं,
कर रहे हैं। तो ऐसा ही तो होगा। फिर कोविड का टाइम चल रहा था, पढ़ाई तो की नहीं, तो खेल तो होंगे ही। तो अब यहाँ किसको जिम्मे बाहर की बस्तियों को जिम्मेदार ठहराया, ठीक है। तो यहाँ क्या है, जो टीचर का इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है या आउटर लोकस ऑफ कंट्रोल, दोनों चीजें प्रभावित करती हैं। इंटरनल शिक्षक विद्यार्थी के बारे में या विद्यार्थी की सफलता के बारे में क्या सोचता है, विद्यार्थी की सक्सेस को लेकर के उसकी क्या स्ट्रेटजी है, ठीक। दूसरी चीज है टीचर सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी क्या, टीचर का अपने प्रति कॉन्फिडेंट, मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है, मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ, ये भी होता है। अब कोई कुछ टीचर होते हैं पढ़ाने जाते हैं, कहते हैं यार क्या पढ़ा रहा हूँ, भगवान जाने क्या है, मुझे खुद ही नहीं आता, बस पढ़ा रहा हूँ, चल रहा है। एक होता नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ तो निश्चित रूप से सफल होंगे आप। बहुत सारे लोगों को, विवेक बिंद्रा की और वो कौन है, माहेश्वरी, ठीक है, संदीप माहेश्वरी, और भी कितने जाने मोटिवेशनल लीडर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनके पास कुछ वो यही बताते हैं कि आप अपने आप को मजबूत करिए, अपने आप को हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंट रहिए अपनी चीज को लेकर के। तो ये लोग क्या है, अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंट, कि मैं बता रहा हूँ तो मतलब मैं सही बता रहा हूँ, मैं गलत नहीं बता रहा हूँ। उनको तो मैं बता रहा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ। वो कहीं भी जाते हैं, कहते हैं मेरा लेक्चर अटेंड करिए, और मतलब है आप जो है 100% रेशियो है। आप कोचिंग इंस्टीट्यूशन के बाहर देखिए, बहुत बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूशन होती हैं, उनके बाहर लिखा रहता है 100% सक्सेसफुल रेशियो। मतलब आप हमारे यहाँ एडमिशन ले लीजिए, आप ये मान के चलिए कि आपको नौकरी पक्की है, ठीक है। जो गधे से गधे को भी वो लिखे रहते हैं कि हम इंग्लिश में एक्सपर्ट बना देंगे, मतलब ऐसे ऐसे एडवर्टाइज रहते हैं भगवान जाने। तो वो क्या है, अपनी चीज को बेहतर तरीके से प्रेजेंट। तो यहाँ टीचर्स की सेल्फ एफिकेसी, कि टीचर अपने बारे में कितना, अपनी चीज को लेकर कितना कॉन्फिडेंट। अगर वो अपनी चीज को लेकर के कॉन्फिडेंट है, तो निश्चित रूप से वो विद्यार्थियों को में भी कॉन्फिडेंस लाएगा। यहाँ सेल्फ एफिकेसी का मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है केवल, यहाँ सेल्फ एफिकेसी का मतलब है वो अपने नॉलेज को लेकर के, अपने जो उसके अंदर ज्ञान है, उस ज्ञान को लेकर के कितना है। बिना ज्ञान के कॉन्फिडेंस नहीं बात हो रही है, ज्ञान को लेकर के कि मैं कितना नॉलेजेबल हूं, मैं जो पढ़ा रहा हूं उससे विद्यार्थी को कितना बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। अब पता लगे टीचर नहीं क्वालिफाई है, क्लास में पढ़ाने जा रहा है, तो वो खुद में बड़ा महसूस करता है कि यार मैं खुद नहीं क्वालिफाई हूँ, मेरे पास कुछ सक्सेस नहीं है, मैं विद्यार्थी को पढ़ा रहा हूँ, तो विद्यार्थी क्या सोचेगा और मैं क्या सोचूंगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। अब टीचर क्वालिफाइड है, टीचर सक्सेसफुल है, तो पढ़ाता है, तो अपनी चीज को लेकर बिल्कुल, अरे मैंने भाई पढ़ाई की है, मैं क्वालिफाई हुआ हूँ, मैंने ये क्या है, मेरा विद्यार्थी भी होगा, तो सेल्फ है। फिर टीचर स्किल मैनेजरिंग मॉनिटरिंग, टीचर की मैनेज और मॉनिटर करने की। देखिए जब क्लास में पढ़ाई होती है, तो केवल टीचर पढ़ाता ही नहीं, बल्कि क्लास को मॉनिटर भी करता रहता है, कोई गड़बड़ी तो नहीं, पीछे वाला बच्चा खेल तो नहीं रहा, साथ साथ मैनेजिंग भी होती है। मैनेजिंग मतलब क्या है, कि विद्यार्थी को कैसे कार्य कराना है। जरूरी नहीं है केवल शिक्षक पढ़ाए, शिक्षक को पढ़ाते समय भी ध्यान रखें कौन सा लेसन कब पढ़ाना है, कब असाइनमेंट लेना है, असाइनमेंट कौन किस प्रकार से लेना है, कब जीडी कराना है, बच्चों से कब कौन सी क्रिएटिविटी करानी है, प्रोजेक्ट कैसे कराना है, ये सारी मैनेजिंग की कैपेसिटी होती है। कौन सा बच्चा कमजोर है उसको आगे बढ़ाना है, कौन अच्छा है उसको और आगे बढ़ाना है, ये सारी चीजें। फिर टीचर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट इंक्लूडिंग जनरल। फिर शिक्षक का विषय का ज्ञान, ये बहुत जरूरी होता है, अपने विषय का ज्ञान होना। अगर अपने विषय का ज्ञान नहीं है तो बड़ी प्रॉब्लम। आप विषय का ज्ञान नहीं रखेंगे तो विद्यार्थी को क्या बताएंगे। तो अपने विषय का शिक्षक को पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए। और कहा भी जाता है व्हाट इज द बेस्ट करेक्टरिस्टिक्स या मेरिट ऑफ द टीचर, तो वो है कॉम्पिटेंस ओवर द सब्जेक्ट, अपने विषय का ज्ञानी होना चाहिए। और साथ साथ विषय के ज्ञान के साथ क्या, जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान का भी ना ज्ञान होना चाहिए। नहीं कि विषय में तो पारंगत है और सामान्य ज्ञान नहीं मालूम, बाहर गए भाई इंडिया में क्या चल रहा है, ओलंपिक गेम हो रहा है, बोले ये तो मालूम नहीं है। बोले फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन पूछ लो तो बता देंगे, लेकिन ओलंपिक कहाँ हो रहा है ये नहीं मालूम। भाई आप शिक्षक हैं, और शिक्षक जो होता है उसे कहा जाता है कि जो है वो विश्व के निर्माण में या देश के निर्माण में सहयोग कर रहा है। तो कैसे सहयोग करोगे, आपको मालूम ही नहीं कि सामान्य जगत में क्या चल रहा है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो विषय की जानकारी के साथ सामान्य जानकारी भी होनी चाहिए। फिर एटीट्यूड ऑफ द टीचर दैट अफेक्ट फिर शिक्षक का व्यवहार, ये बहुत ज्यादा प्रभावित करता है एक विद्यार्थी को। हर जो शिक्षक पढ़ाता है, उसका जो विद्यार्थी होता है, वो हमेशा देखिए आपके पास सबसे पहला रोल मॉडल आपका माता पिता होते हैं, फिर आपका शिक्षक होता है। आप सोचते हैं हमारा शिक्षक जैसा है, वैसा हमने बहुत रूड टीचर होते हैं तो बच्चे पूछ नहीं पाते हैं, हमसे दूर रहते हैं। बहुत फनी टीचर होते हैं तो बच्चे कहते हैं अरे तो ऐसा ही है, ठीक है। तो शिक्षक को अपने व्यवहार को भी मैनेज करके रखना चाहिए, ये क्योंकि शिक्षक का व्यवहार ही विद्यार्थी को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। फिर मास्टरी और द सब्जेक्ट, अपने विषय का ज्ञाता होना चाहिए। आर्ट एंड स्किल ऑफ टीचिंग, पढ़ाने की कला होनी चाहिए। पढ़ाने की जितनी अच्छी कला होगी उतने ज्यादा बढ़िया होंगे। देखिए आपने नाम सुना होगा वो खान सर, ठीक है। खान सर इसलिए नहीं फेमस कि ज्ञान बहुत है,
आंसर क्यों फेमस हो गए? क्योंकि आर्ट ऑफ टीचिंग जो स्किल, पढ़ाने की जो कला है, वो उनकी नेचुरल स्टाइल है, जो चीजें हैं पढ़ाते हैं। तो अब कोई सोचे कि मैं उनकी स्टाइल को कॉपी करके सक्सेसफुल होगा, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों? अपनी स्टाइल खुद की होती है। ठीक है, मेरे भी टीचर पढ़ाते थे बहुत कुछ अच्छे, बहुत सारी चीजें होती है, मैंने भी कभी सोचा कि सर ऐसे पढ़ाते, पढ़ा के देखा जाए, नहीं सक्सेस नहीं हो पाया। क्यों? हमारी अपनी एक नेचुरल स्टाइल, आप अपनी स्टाइल को डेवलप कर सकते हैं, आप दूसरे से सीख सकते हैं कि वो ऐसा पढ़ाता है, हम भी कैसे पढ़ाएं, बेहतर पढ़ाएं। ठीक है, तो जैसी स्किल होगी, अब विद्यार्थी शिक्षण की जो स्किल होती है वो हमेशा आपने क्लास में देखा होगा, कुछ शिक्षक के पास नॉलेज बहुत बढ़िया होते हैं लेकिन पढ़ा नहीं पाते, और कुछ शिक्षक की पढ़ाने की स्किल बहुत बढ़िया होती है कि वो एक बार पढ़ाते हैं तो इतना लगता है कि भाई क्लास में बैठे ही। ये पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ एंड बिहेवियर, शिक्षक का एक सबसे, ज्ञान तो सारी चीज साथ साथ पर्सनालिटी भी होनी चाहिए, व्यक्तित्व भी होना चाहिए। अभी पता चल जाए कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तो नहीं रहे हैं हम, लेकिन अगर वो आ रहे हैं पढ़ाने के लिए तो विद्यार्थी दौड़ के आके बैठ के पढ़ता था, भाई हमें भी पढ़ना, हमें भी पढ़ना, हमें भी पढ़ना। और वहाँ बहुत सारे ऐसे शिक्षक होते हैं, क्लास में अगर एंट्री कर जाए तो विद्यार्थी को फीवर आ जाता है, कहते आज इनसे पढ़ना पड़ेगा, इनसे तो दूरी रहो। तो शिक्षक की व्यक्तित्व, शिक्षक का व्यक्तित्व भी, व्यक्तित्व का मतलब एक चीज शामिल नहीं होती, व्यक्तित्व के अंदर बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं। एक शिक्षक को स्मार्ट भी होना चाहिए, एक शिक्षक के नॉलेजेबल भी होना चाहिए, एक शिक्षक को इमोशनल भी होना चाहिए। तो इस तरह की पर्सनल उसकी मतलब व्यक्तित्व जो होना होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। फिर टाइप ऑफ इंटरेक्शन मेंटेन बाय टीचर, एक शिक्षक को बच्चों के साथ कैसा इंटरेक्शन ये मेंटेन करके रखना चाहिए हमेशा। ना शिक्षक को विद्यार्थी से ज्यादा रूड होना चाहिए, ना ज्यादा उनके साथ में फनी होना चाहिए। उनको एक बराबर, एक शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में जो एक मर्यादा है उसको हमेशा मेंटेन करके रखनी चाहिए। जिससे क्या है कि एक समाज का जो एक बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है, क्योंकि देखिए सब पर आदमी विश्वास करे न करे, आज भी एक शिक्षक पे अन्य अपेक्षा विश्वास करता है, और अगर वो भी गड़बड़ हो जाएगा तो समाज में फिर कुछ नहीं बचेगा। तो इस चीज को हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। चलिए आते हैं, दूसरा पॉइंट हमारा खत्म हुआ। तीसरा है कंटेंट। कंटेंट मतलब करिकुलम से रिलेटेड है। नेचर ऑफ कंटेंट, तो कंटेंट का नेचर कैसा है भाई? अब पता लगे पढ़ाते समय जो है सिलेबस देखा होगा आपने, कुछ कुछ सिलेबस ऐसा बना दिया जाता है कि इतना टिपिकल बना दिया जाता है कि विद्यार्थी सिलेबस देख करके बेहोश हो जाता है, कहता है अरे भगवान ये सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। कुछ ऐसे सिलेबस होते हैं बड़े अच्छे होते हैं, कुछ ऐसे पुस्तकें होती हैं किताब उठा करके देखने में लगता है ये इस प्रकार से लिखा गया है, कुछ सरलतम रूप में लिखी होती है। तो ये नेचर, कंटेंट का नेचर कैसा? कंटेंट का नेचर हार्ड है तो विद्यार्थी सीखने में बड़ा परेशान होता है, उससे सीखने में दिक्कतें आती हैं। कंटेंट सही है, नेचर सही है तो आसानी होती है। फिर सिलेक्शन ऑफ कंटेंट से, कंटेंट तो ठीक है चलो कोई बात नहीं, सिलेक्शन कैसा किया, प्रेजेंटेशन कैसा दिया जा रहा है। जैसे मतलब किसी को आप जो है मल्टीपल और डिवाइड सिखाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपने उसको पहले प्लस माइनस नहीं सिखाया, सीधा मल्टीपल और डिवाइड सिखाने लग जाएंगे, बच्चा नहीं सीख पाएगा। पहले स्मॉलेस्ट, पहले सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सामान्य से कठिन की तरफ बढ़ना होता है। तो पहले विद्यार्थी को हमें ये चयन करना होता है कंटेंट की हम कैसे सिखाएं। तो कंटेंट सिखाने के पहले सरलतम, सरल से कैसे योग के विद्यार्थी अब सीधा उसे हठ योग, प्रदीपिका, गिरण, संहिता पढ़ाने लग जाओगे दिक्कत होगी। पहले उसे सिंपल से योग के आधार पढ़ाइए, फिर नियम आसन प्राणायाम पढ़ाइए, फिर धीरे धीरे उसे ग्रंथों के बारे में पढ़ाइए, फिर धीरे धीरे उसे प्रैक्टिकल कराइए। तो ठीक है, आप सीधा एकदम आज कौन सा आसन लगाएंगे, आप एडवांस आसन लगाएंगे सभी विद्यार्थी, तो हाथ पैर तोड़ लेंगे सब। ठीक है, एडवांस नहीं लगाएंगे, सब हाथ पैर टूट जाएगा। क्यों? सिलेक्शन पहले वार्म अप करना है, पहले बॉडी को रिलैक्स करना है, फिर आगे अच्छे अच्छे धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद में अच्छी चीज करें। ठीक है, वही कंटेंट को ऑर्गेनाइज कैसे करें। देखिए कंटेंट ऑर्गेनाइज करना बहुत बड़ी कला होती है। जो शिक्षक जो कहा जाता है ना स्टाइल ऑफ टीचिंग, वो स्टाइल ऑफ टीचिंग यही है कि पढ़ाएं हम कैसे, पढ़ाते समय कंटेंट कैसे ऑर्गेनाइज करें। कंटेंट जैसे ऑर्गेनाइज करेंगे वही एक इमेज बनती है। शिक्षक के पास कोई और बड़ी चीज नहीं है। आप कंटेंट तो फेसबुक, वो सॉरी फेसबुक से भी लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे जो फेसबुक से पढ़ते हैं, व्हाट्सएप से पढ़ते हैं बहुत सारे। आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, फेसबुक यूनिवर्सिटी है, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी है, टिकटॉक है, भगवान जाने कितनी प्रकार की यूनिवर्सिटी है। उसमें उस सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो है वो गूगल है। ठीक है, और भी तो ये जो यूजीसी से एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी नहीं है, इनसे पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या आज बहुत ज्यादा है। और जो ये सब यूजीसी से एफिलिएटेड नहीं है, सब के सब पता नहीं कितना इसके अंदर मैटर बड़ा होता है, कौन कचरा डाल के चला जाए भगवान जाने, और विद्यार्थी उसको बड़े तीव्र से गति से सीखता है। और इतना एडवर्टाइज हो गया है, इन कंपनियों ने इतना एडवर्टाइज कर दिया कि विद्यार्थी को लगता है बस यही यूनिवर्सिटी सबसे परफेक्ट है, सीखता रहता है और कचरा भरता रहता है। और वहीं पर एनपीटीईएल है, स्वयं प्रभा है, स्वयं है, मूक कोर्सेस हैं, इन पे नहीं ध्यान जाता। ये भी ऑनलाइन है लेकिन इनको कभी खोल के नहीं देखता कि इनको पढ़ा जाए। रिसर्च गेट है, लिंक्डइन है, इनको कभी नहीं खोल के देखेगा।
बाकी सारी चीजों को खोल के देखेगा। इंस्टाग्राम 10 बार खोलेगा, लेकिन लिंक्डइन कहो तो उसे नहीं मालूम होगा, रिसर्च गेट उसे नहीं मालूम होगा, स्वयं नहीं मालूम होगा, एनपीटीईएल नहीं मालूम होगा, मूव कोर्स नहीं मालूम होगा, ठीक है, ई बस्ता, ई पाठशाला, ये नहीं मालूम होंगे, आईसीएसएसआर, यूजीसी, ऐसे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इनको नहीं मालूम होगा, लेकिन उससे बाकी सारी चीजें मालूम होंगी। तो ये बहुत बड़ी चीज हो गई है, ठीक है। चलिए, फिर है प्रोसेस रिलेटेड। अब सारी चीजें सही है, शिक्षक, विद्यार्थी, कंटेंट, लेकिन एक प्रोसेस, डिलीवर करने का तरीका कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मेथड, मेथड क्या है, हम कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक जैसे किसी बच्चे को जो है कार चलाना सिखाना है, तो मैंने कहा कि ठीक है आओ विद्यार्थियों मैं आपको सिखा देता हूँ, या किसी विद्यार्थी को योग सिखाना, आज हम जो है योग के एडवांस आसन सीखेंगे, ठीक है, कैसे करना। फिर मैंने एक वीडियो लगाया, एक एनिमेशन लगा दिया, या एक पीपीटी बनाई, देखिए ये एडवांस आसन है, एडवांस आसन 10-12 एडवांस आसन दिखा दिया आपको पीपीटी के माध्यम से, तो क्या आप योग करना सीख जाएंगे? नहीं सीख सकते। योग करना तब आप सीखेंगे जब आपको पीपीटी से न पढ़ा करके मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊं, मैं खुद करूं और आप करके देखें, तब तो आप सीख सकते हैं। सिंगिंग करने के लिए बहुत बढ़िया सिंगर बनना है, तो उसके लिए क्या है, थ्योरी पेपर लिखने से काम चलेगा नहीं, उसके लिए आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो मेथड कौन सा चयन करते हैं पढ़ शिक्षण के दौरान, ये बहुत बड़ी चीज होती है कि कंटेंट कैसा और मेथड कैसा। पता लगे कंटेंट आपका जो है ब्लैक बोर्ड पे लिखने वाला है और आप कहानी सुना के पढ़ा रहे हैं। मैथमेटिक्स का टीचर अगर कहानी से पढ़ाएगा तो होगी कल्याण, ठीक है, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो मेथडोलॉजी कौन सी विधि आप अपनाते हैं, इसमें आया था इंस्ट्रक्शन वैरायटीज द की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग। अगर प्रभावपूर्ण शिक्षण करना है तो उसके लिए क्या है, अपनी जो मेथड है, जो पढ़ाने का तरीका है, जो इंस्ट्रक्शन की वैरायटी है, उसमें चेंज करते रहिए, उसमें बदलाव लाते रहिए, उसमें कंटेंट के अनुसार चीजें बदलते रहिए। इन्वायरमेंट, क्लासरूम का इन्वायरमेंट हो चाहे वो बाहर का हो इन्वायरमेंट हो। अब विद्यालय कहा जाता था पहले शांत वातावरण में होना चाहिए, क्योंकि जहां शांति होगी आप सीखोगे, मन शांत होगा तभी सीखोगे। आजकल के कॉलेज या सारी चीजें, ये क्या होता है, भाई साउंड सिस्टम लगा हुआ है, विद्यार्थी भी कान में लीड लगा के घूम रहा है, उसको एक फोबिया क्या कहें, विद्यार्थी को एक क्लू दे दिया गया है कि म्यूजिक सुनोगे तो क्या होगा, मन शांत रहेगा, और म्यूजिक सुनने से मन शांत हो जाएगा तो आप ज्यादा से ज्यादा सीख पाओगे। और विद्यार्थी क्या करता है, दिन भर कान में लीड लगा के म्यूजिक सुनता है, और उसको म्यूजिक किसी का कुछ आता नहीं, एग्जाम में लिखने जाता तो गाने ही याद आते हैं, अच्छा ये गाना सुना था, ठीक है। तो म्यूजिक ही ज्यादा हो गया, कोई भी चीज कहते हैं एनीथिंग, ठीक है, कोई भी चीज एक्सेस ऑफ एनीथिंग में बी डेंजरियस फॉर हेल्थ, कोई भी चीज ज्यादा होगी तो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। तो ये भी है। तो इन्वायरमेंट क्या है, बाहर का इन्वायरमेंट क्या, अंदर के शांत वातावरण होना चाहिए, ठीक है। इन्वायरमेंट क्या है, पढ़ाई के लिए फ्रेंडली होना चाहिए, इनकरेजिंग होना चाहिए, नॉन क्रिएटिंग होना चाहिए, कोई दबाव ना हो किसी प्रकार का, देख करके लगे। कैसे होता नहीं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जो पार्क बनाए जाते हैं, डिस्कशन पार्क है, स्टडी पार्क बनाए जाते हैं, ताकि वहां जाओ तो पढ़ने का मन करे। छोटे छोटे विद्यालयों में चले जाओ, प्राइवेट स्कूल के जो प्राइमरी बच्चों को पढ़ाने के लिए होते हैं, उनकी पूरी पूरी क्लास ऐसे सजाई जाती है कि विद्यार्थी देख करके सीखता है। तो ऐसा होता है। अब पता लगे कुछ ऐसे, आज के जमाने में, आज के समय में बहुत सारे ऐसे हैं विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, संस्थान हैं, जहाँ घुसने के बाद लगता है कि भगवान जी कहाँ आ गए, पढ़ने का छोड़ो दूर, वहां बैठ नहीं सकते आप। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो कैसे क्लास को मैनेज किया जाए, कैसे लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए, ठीक है। ये क्लासरूम एक्टिविटी दैट इनकरेज लर्निंग, उसमें लिखा है कि क्लासरूम की एक्टिविटी कैसी है। क्लासरूम बहुत बढ़िया, अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रोजेक्टर है, टीचर अच्छे हैं, सारी व्यवस्थित है, शिक्षक विद्यार्थी का पढ़ने का मन करता है, शिक्षक का पढ़ाने का मन करता है। फिर फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट। फीडबैक, अब कोई विद्यार्थी जा रहा है, पढ़ रहा है और घर वापस आ जा रहा है, उसे ना शिक्षक कुछ बता रहा है, ना कोई कुछ बता रहा है, ना उसे प्रशासन से कोई मतलब, विद्यार्थी कुछ दिन तक जाएगा फिर घर बैठ जाएगा। तो विद्यार्थी को क्या है, रेगुलर फीडबैक चाहिए कि अच्छा आज पढ़ने आया, आज तुमने अच्छा पढ़ा, ये कमी रह गई है, अब कल से इंप्रूवमेंट करना। विद्यार्थियों को लगेगा मुझ पे ध्यान दिया जा रहा है। रीइंफोर्स करना, अगर उसने कुछ अच्छा किया तो उसको पुनर्बलित करना, उसको पुरस्कृत करना, उसको मोटिवेट करना, ताकि वो और अच्छा करे, ठीक है। रिवीजन एंड प्रैक्टिस, सबसे ज्यादा मूल ये क्या है, मेजर की ऑफ सक्सेस। मेजर की ऑफ सक्सेस क्यों है, क्योंकि आपको कोई भी चीज अगर याद तभी होगी जब ज्यादा से ज्यादा आप उसका रिवीजन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप उसका अभ्यास करें। अभ्यास है तो वो क्या है, योग में है, अभ्यास करने से आप में स्किल जो है सुधर जाती है, अभ्यास करने से आप में चीजें बढ़ती हैं। तो अभ्यास करिए, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करने से चीजें होती हैं। अब आज के समय में दिया हुआ था कि इफेक्टिव, और भी कुछ चीजें हैं, जैसे मोस्ट इफेक्टिव, मोस्ट पावरफुल फैक्टर जो है वो टीचिंग लर्निंग को जो प्रभावित करता है वो एजुकेशन सिस्टम है। एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। कैसे, आप देख रहे हैं कि
अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात पे बल दिया गया है कि हम शिक्षा की जो संरचना है उसमें अमूलचूल परिवर्तन लाएंगे। क्यों? जिससे क्या है, विद्यार्थियों को लर्निंग करने में सहायता हो। पहले ये था कि एक विषय पढ़ेंगे तो आप 4 ग्रेजुएशन में वही विषय पढ़ सकते हैं, दूसरा नहीं ले सकते। अब देखिए ऑप्शन दे दिया गया है, और कि आप 1 साल 6 महीने पढ़ेंगे तो सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा, 1 साल पढ़ेंगे, सॉरी हाँ 1 साल पढ़ेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल पढ़ेंगे डिप्लोमा मिलेगा, और आप जब चाहे जब छोड़ सकते हो, कोई आपकी पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी। आप अपने सब्जेक्ट के साथ और कई सारे पेपर पढ़ सकते हैं। तो क्या है, चॉइस दे दी गई, जिससे क्या है ये चीजें सीखने में सहायता मिलती है। इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर में क्या था, आवाज, नॉइस। आवाज, अगर क्लास में पढ़ रहे हैं और बगल में बैंड बाजा बज रहा है तो आप कितना भी कंसंट्रेट करेंगे नहीं पढ़ पाएंगे। नॉइज 2 तरह की है, एक तो आउटर, एक है इनर। आप मन शांत नहीं है तब भी दिक्कत है। तो ये क्या है, कुछ चीजें हैं। ठीक, और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जैसे द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज शेप्ड इन क्लासरूम। भारत के भाग्य का निर्माण कहाँ हो रहा है, तो ये किसने स्टेटमेंट दिया था, कोठारी कमीशन ने 1964-66। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, इसे कोठारी कमीशन कहते हैं, इसे शिक्षा आयोग भी कहते हैं। ठीक, कोठारी कमीशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अध्यक्ष जो थे वो डीएस कोठारी थे, दौलत सिंह कोठारी। फिर है, एक प्रश्न पूछा जाता है कि शिक्षा को समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया। देखिए पहले जो शिक्षा थी वो किसमें थी, राज्य सूची का विषय था। शिक्षा के जो कानून बनते थे राज्य के बनते थे। अब सब राज्य अलग अलग थे, हर राज्य का अपना कानून था शिक्षा से रिलेटेड। तो बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी कि कोई बच्चा एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट जाता था तो प्रॉब्लम आती थी। तो इसलिए उसको हटा करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब आई, इस तो 1964-66 का जब कमीशन बना, शिक्षा कमीशन, तो उसने इस बात पे बल दिया गया कि जो शिक्षा है वो एक जैसी होनी चाहिए पूरे भारत की, तभी विकास संभव हो सकता है। तो उसलिए फिर 1976 में स्वर्ण सिंह की कमेटी है, उसने रिकमेंडेशन दिया और शिक्षा को जो है समवर्ती सूची में, कंकरेंट लिस्ट में शामिल कर दिया गया। आप जानते हैं कंकरेंट लिस्ट में कि इसमें केंद्र राज्य दोनों अपने अपने कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई क्लैश होता है तो उसमें केंद्र का कानून नहीं मान्य, इसीलिए यूजीसी वर्क करती है। ठीक है, फिर एक आता राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या है, आप सभी जानते हैं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट अधिकार प्रभावित करता है बच्चों को कि फ्री और कंपलसरी, यानी उन्हें फ्री मतलब निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ये कानून जो है वो 4 अगस्त 2009 को बना और 1 अप्रैल 2010 से ये प्रभाव आ गया, यानी लागू हो गया। ठीक है, उसके बाद है ई कंटेंट डेवलप करने की बात, किस जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एमएचआरडी, जो अब जिसको अब शिक्षा मंत्रालय कहा जाने लगा फिर से, ये काम किसको सौंपा गया, तो एक कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन बनाया गया था एमएचआरडी का, उसको सौंपा गया। फिर है क्लास। क्लास क्या है, CLASS का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल, इसका फुल फॉर्म है। ये आया भी था क्वेश्चन था, आपको याद रखना है कि CLASS क्लास का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल। फिर है टीचिंग की फर्स्ट मशीन, शिक्षण की पहली मशीन किसने डेवलप की, तो शिक्षण की पहली मशीन जो है सिडनी SL ब्रिस्बे ने। ठीक है, और फिर है इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग थॉर्नडाइक ने, प्रोग्राम लर्निंग ये स्किनर लर्निंग विदाउट बर्डन। ये आपके लिए क्वेश्चन है क्योंकि टाइम हम ओवर जा चुके हैं और जो आपकी दूसरी क्लास है वो लोग इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति, सर्वाधिष्ट शांति। थैंक यू सभी को, शुभ रात्रि। Thank you, sir.